नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। एनसीवीटी आईटीआई का अगस्त 2022 में सीबीटी एग्ज़ाम होना है। दोस्तों, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। 3 फेज़ इंडक्शन मोटर, मुझे लगता है कि इस टॉपिक में से आपको क्वेश्चन इस बार थ्योरी में देखने को मिल सकते हैं। वैसे तो अब थ्योरी में 38 ही क्वेश्चन आएंगे, पहले 50 क्वेश्चन आया करते थे, तो 12 क्वेश्चन का कहीं ना कहीं डिफरेंस तो आएगा। फिर भी 3 फेज़ एसी मोटर मुझे लगता है ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन हो सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, आईटीआई में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सो 3 फेज़ एसी मोटर में से पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद है आपके पेपर में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। सो आप कंप्लीट इस वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर करें ताकि एग्ज़ाम से पहले वो भी इसे देख सकें और अच्छे नंबरों से पास हो सकें। वैसे अपडेट जैसे दोस्तों मिलेगी, क्योंकि 9 अगस्त को पेपर पहला हो जाएगा, तो हम आपको उसका भी एक वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल के साथ जुड़े रहें। चलिए आज के क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। और मैंने प्रीवियस जो वीडियो में आपको क्वेश्चन दिए थे 146 तक उसमें मैंने दे दिए थे। 147 आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन बड़ा साफ और सिंपल है, आपके सामने आप देख पा रहे होंगे कि कोयल की औसत परिधि की गणना करने का फॉर्मूला क्या है। ये पिछली बार पेपर में आया हुआ है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। बहुत सिंपल है, किसी भी कोयल की आपको औसत परिधि ज्ञात करनी है तो औसत परिधि की 2 चीज़ें हैं, उसके अंदर की साइड की माप ले लो, बाहर के साइड की माप ले लो, दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे दो। औसत तो ऐसे निकलेगी ना। इनर साइड की लेंथ कितनी है, आउटर साइड की लेंथ कितनी है, दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे दो। बी उत्तर जो है आपका यहाँ सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पेपर में दोस्तों आया भी है। उसके बाद देखिए ये 148 क्वेश्चन आप देख रहे हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आ जाए, लेकिन कम चांस है, इस पर टिके हुए मत रहना। फिर भी ऐसा क्वेश्चन है कि आप इसे कर दोगे, बिना देखे भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी 6 पोल मोटर है। मोटर की सिंक्रोनस गति पूछा है। NS बराबर F × 120 बटा पोल फॉर्मूला रहता है ना, वैसे याद ही कर लो। 6 पोल और 50 हर्ट्ज वाले की सिंक्रोनस गति जो है वो 1000 RPM होती है। जैसे 2 पोल वाले की 3000, 4 पोल वाले की 1500, 6 पोल वाले की 1000 RPM, 8 पोल वाले की 750 RPM, ऐसे स्पीड रहती है। तो आपको शायद याद रह जाएगी। जैसे अब देखो, अगर आपको याद रह जाए कि 6 पोल 50 हर्ट्ज वाले की गति 1000 RPM है, तो इस 149 नंबर क्वेश्चन में स्लिप पूछ रहा है वो, और क्या कह रहा है कि 960 RPM पर मोटर चल रही है। तो 1000 RPM पर चलनी चाहिए थी, 960 पर चल रही है। डिफरेंस आप देखोगे 40 RPM का आया। प्रतिशत में जब इसे कन्वर्ट करोगे तो 4% का उत्तर आ जाएगा। स्लिप कितनी है? 4%। क्वेश्चन ये भी आपके सामने हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। 150 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 3 फेज स्क्वायर केज मोटर की रोटर फ्रिक्वेंसी क्या है। हिंदी में क्वेश्चन अधूरा है, इंग्लिश में पढ़िए। एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, स्टार्टिंग के समय क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। स्टार्टिंग के समय रोटर फ्रिक्वेंसी हमेशा सप्लाई फ्रिक्वेंसी के बराबर होती है। कारण क्या है इसके पीछे? क्योंकि रोटर फ्रिक्वेंसी जो है वो स्लिप पर टिकी हुई होती है और स्टार्टिंग के समय मोटर की स्लिप इकाई होती है। सारी चीज़ें दोबारा बताता हूँ, सुनिएगा। एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, स्टार्टिंग के समय एक इंडक्शन मोटर की रोटर गति 0 होती है, इसलिए मोटर में स्लिप का मान इकाई होता है। फिर रोटर फ्रिक्वेंसी की जो है वो सप्लाई फ्रिक्वेंसी के बराबर हो जाती है, क्योंकि रोटर फ्रिक्वेंसी ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो F × S होता है। बोलें तो फ्रिक्वेंसी इंटू स्लिप, स्लिप 1% है तो दोनों बराबर ही उत्तर आएगा। उसके बाद में देखिए, इंडक्शन मोटर में रोटर को वोल्टेज कैसे मिलती है। दोस्तों, वास्तव में इंडक्शन मोटर की कार्यप्रणाली ट्रांसफार्मर के समान होती है। दोनों में स्टैटिक इंड्यूस EMF होता है। दोनों म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। दोनों में स्टेटर और रोटर, ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में कोई विद्युतीय कनेक्शन नहीं होते हैं। दोनों केवल म्यूचुअल इंडक्शन से जुड़े होते हैं। डी उत्तर आएगा। स्टेटर और रोटर में ट्रांसफॉर्मेशन क्रिया के द्वारा EMF मिलता है। 152 नंबर क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, अच्छे से पढ़ लीजिए। क्या कह रहे हैं?
रोटर साइड से 3 फेज स्क्विरल केज मोटर की गति नियंत्रित करने की विधि कौन सी है? देखो, रोटर से स्पीड कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, वो है कैस्केड नियंत्रण। क्योंकि आरोपित वोल्टेज हम किसको देते हैं? स्टेटर को देते हैं। सप्लाई फ्रिक्वेंसी किसकी चेंज होगी? फिर स्टेटर की फ्रिक्वेंसी चेंज होगी। सिंक्रोनस गति F × 120 बटा पोल से बदलेगी। पोल भी किस में होते हैं? स्टेटर के पोल होते हैं, जिसको हम बाउंड करते हैं। क्यों? क्योंकि रोटर में तो पोल स्वतः ही बनते हैं और उतने ही पोल अपने आप निर्माण हो जाते हैं जितने कि रोटर में स्टेटर में होते हैं। यानी रोटर में हम पोल की कभी कंस्ट्रक्शन करते नहीं हैं। रोटर हमेशा उस गति को ही फॉलो करेगा जो स्टेटर में चुंबकीय क्षेत्र की गति बनेगी। स्टेटर की उस चुंबकीय क्षेत्र की गति को हम बोलते हैं, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वाली जो गति होती है उसको हम सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, याद ज़रूर रखिए, पेपर में हो सकता है देखने को मिल ही जाए, जहाँ तक मेरा मानना है। 153 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा है। ब्लॉक रोटर टेस्ट में 3 फेज इंडक्शन मोटर में कौन सा लॉस ज्ञात किया जाता है? तो ये कॉपर लॉस ज्ञात करने का एक विधि है। डीसी मोटर में इसके समान जो है वो होता है ब्रेक टेस्ट। ट्रांसफार्मर में होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ये तीनों एक तरह से फुल लोड टेस्ट की भांति ही होते हैं और इन सब में फुल लोड कॉपर लॉस की गणना हम करते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, कंपटीशन एग्ज़ाम में भी होगा। अब जैसे ही आप सेकेंड ईयर ITI कंप्लीट कर लोगे तो फिर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो कंपटीशन एग्ज़ाम में ये चीज़ें आपका बेस तैयार करेगी। काफ़ी कुछ यहाँ से भी आपको सीखना मिलता है। हाँ, 154 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत बार आया हुआ है भाई, पिछले बार पेपरों में ज़रूर आया 154 तो, कि रिवाइंडिंग प्रक्रिया में जब हम वार्निश करते हैं उससे पहले मोटर में प्री हीटिंग क्यों आवश्यक है? प्री हीटिंग का मतलब है मोटर को थोड़ा सुखाते हैं पहले। तो जनरली ये माना जाता है कि वाइंडिंग करने के दौरान जब हाथ लग गया होगा तो उसमें हाथों में मॉइस्चर मानी जाती है। तो कहा जाता है कि वाइंडिंग में हो सकता है कहीं थोड़ा बहुत मॉइस्चर ना चला गया हो, तो वो नमी पहले अगर है तो बाहर निकल जाए। क्योंकि अगर वार्निश डाल दी तो उसके बाद वो नमी जो अंदर है वो अंदर ही रह जाएगी, और नमी अगर होगी तो इंसुलेशन डैमेज हो जाएगा। तो प्री हीटिंग का मतलब होता है कि अंदर जो नमी है उसको बाहर निकाल दिया जाए, फिर हम उस पर वार्निश करेंगे अच्छे से। देखिए 155 नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, AC मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर क्यों उपयोग करते हैं? आंतरिक ग्राउलर वैसे शॉर्ट सर्किट जांच के लिए ही सीमित होता है मोटर में, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब। हालांकि अगला क्वेश्चन देखो इसी का उल्टा है। स्टेटर वाइंडिंग में शॉर्ट और ओपन दोनों फॉल्ट ज्ञात करने हैं तो कौन सा काम में लोगे? इंटरनल। ग्राउलर दो तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल होता है DC आर्मेचर की टेस्टिंग के लिए, इंटरनल होता है AC स्टेटर वाइंडिंग की जांच करने के लिए। ठीक है, AC में जब स्टेटर की जांच करनी हो तो आंतरिक, और DC में आर्मेचर की जब जांच करनी हो तो बाहरी ग्राउलर का हम उपयोग करते हैं। अब देखो 157 नंबर क्वेश्चन का मैं आपको बता दूं, उत्तर है गलत इसका, लेकिन फिर भी आपको वही करके आना है जो निम्मी ने माना है। हालांकि इसका सही उत्तर A होगा और निम्मी ने इसका C दिया है, मैं बता देता हूँ। वो कह रहे हैं AC मोटर सर्किट में फ्यूज़ के अलावा थर्मल कटआउट का उद्देश्य क्या होता है? थर्मल कटआउट होती है मोटर को ओवरलोड से बचाव के लिए। ए उत्तर आएगा वैसे तो, कि प्रोटेक्ट फ्रॉम हैवी लोड। कंपटीशन एग्जाम में करने जाओ तब तो ए करना है, मतलब भारी बाहर से बचाता है, मतलब ज़्यादा लोड मोटर पर नहीं आएगा। इन्होंने सी दिया है कि लगातार ओवरलोड की अनुमति प्रदान करना। अरे नहीं, वो अनुमति प्रदान नहीं करता। अगर मोटर लगातार ओवरलोड चलेगी तो वो मोटर को ट्रिप करवाता है, समझ रहे हैं? वो वहाँ पर ट्रिपिंग कराने का काम करेगा। तो आपको पेपर में सी ही करके आना है, निमी वाला ही सही माना जाएगा। वैसे कंपटीशन एग्ज़ाम में जिस दिन करने जाओ तो फिर ए करके आना। कंपटीशन एग्ज़ाम वाले तो इसको नहीं मानेंगे ना, वहाँ तो ऑब्जेक्शन लग जाते हैं। आगे देखो, वेरिएबल स्पीड है और स्टार्टिंग टॉर्क भी चाहिए, कौन सी मोटर काम में लेंगे? तो इसके लिए तो 3 फेज़ की स्लिप रिंग मोटर दी बेस्ट है भाई, सबसे बेटर मोटर यही रहेगी। और आगे देखो 159 नंबर का कोई ज़्यादा सवाल नहीं है। हाँ, 160 नंबर क्वेश्चन आ सकता है और हो सकता है कि इसका भी उत्तर गलत दिया गया हो। ये कह रहा है कि
यदि रोटर बार ओपन हो गई हो तो इंडक्शन मोटर क्या होगा? माय डियर, अगर रोटर ओपन है ना तो मोटर काम ही नहीं करेगी, बी उत्तर आएगा। हालांकि इन्होंने इसका डी दिया हुआ है कि मोटर ज़्यादा गर्म होगी, तो फिर सेम परिस्थिति हो गई ना, आपको डी ही करके आना है, क्योंकि आईटीआई में आंसर निमी के ही सही माने जाएंगे। मैं एक बार फिर बता दूं आपको। हाँ, कंपटीशन एग्ज़ाम में जिस दिन आप करने जाओगे तब आपको चीज़ें कुछ बदलनी पड़ेगी, वहाँ निमी के अनुसार सारी चीज़ें नहीं चलती है ना। अगर रोटर ओपन हो गया तो सेकेंडरी में ट्रांसफॉर्मेशन क्रिया लागू कैसे होगी आप बताइए? जब सर्किट बंद नहीं होगा तो रोटर में धारा ही नहीं चलेगी। खैर वो बाद में जब प्रैक्टिकली कई बार चीज़ें आएगी तो आप समझेंगे। आगे देखो, 161 नंबर क्वेश्चन आ सकता है। एसी मोटर की रिवाइंडिंग करनी है, कौन सा काम में लोगे? तो सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर एसी में अपन सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं। और वाइंडिंग वेजेज का क्वेश्चन शायद ही आपसे पूछा जाए। एक ये देख लो 163 नंबर क्वेश्चन, इसमें इतना ही है जो फटाफट हो जाएंगे, आज पूरे करवा देंगे। 3 फेज मोटर 2 वीडियो डाले मैंने, एक पहले दिया है, एक आज दे रहा हूँ। उसके बाद में आपको सिंक्रोनस मोटर एमजी सेट का भी मैं दे चुका हूँ और यूपीएस इन्वर्टर का वीडियो भी मैं डाल चुका हूँ। यानी चैनल से अगर आज ही जुड़े हैं ना आप, तो प्लेलिस्ट में जाइए, आईटीआई एग्ज़ाम 2022 नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन उसमें देखने को मिल जाएंगे। अब ये कह रहा है कि वाइंडिंग को अगर सप्लाई देनी है तो उससे पहले असेंशियल टेस्ट कौन सा है? असेंशियल टेस्ट है पोलैरिटी, उसकी ध्रुवता को जांचना, पास पास के पोल विपरीत बने कि नहीं, एनएस पोल बनने चाहिए ना, तो ये होना चाहिए। और 164 नंबर क्वेश्चन देखो यार, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आईटीआई में तो शायद कम ही पूछा जाए। रोटर स्लोट जो होते हैं ना वो थोड़े तिरछे क्यों होते हैं? स्लाइटली स्क्यूड क्यों होते हैं? सी उत्तर आएगा, है ना, सॉरी सी नहीं है, डी उत्तर है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करना और एक समान टॉर्क देना, प्रोड्यूस मोर यूनिफॉर्म रोटर फील्ड एंड टॉर्क। रोटर एक समान चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करे और एक स्मूथ टॉर्क हमें प्रदान करें। नो लोड पर कौन सी हानि ज्ञात होगी? तो नो लोड से आयरन लॉस ज्ञात होगा और शॉर्ट सर्किट टेस्ट से कॉपर लॉस ज्ञात होगा, और ऐसा मैं आपको करवा चुका हूँ। आगे देखो, 3 फेज मोटर में कौन सी विधि ऐसी है जिसमें केवल 2 ही गति प्राप्त हो सकती है? देखो 2 गति केवल पोल 1 और पोल 2 से ही प्राप्त हो सकती है। बाकी जितनी भी विधियाँ हैं, जैसे रियोस्टेट है, तो रियोस्टेट से आप 100 आरपीएम 150 आरपीएम भी तो बढ़ा सकते हैं ना। 1500 आरपीएम वाली अगर मोटर है तो आप इसे 1460, 70, 80, 90 किसी भी आरपीएम पर चला सकते हो। इसी तरह से आप फ्रीक्वेंसी बदल कर, फ्रीक्वेंसी आप 50 हर्ट्ज से 49 हर्ट्ज करेंगे, 48 हर्ट्ज करेंगे, तो उसी रेशो में स्पीड घटेगी। वोल्टेज में भी यही संबंध रहता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, अगर पोल की संख्या बदलेंगे ना, तो देखो जैसे 2 पोल है तो 3000 आरपीएम है। अब आगे पोल कितने कर सकते हो? 3 तो हो नहीं सकते, कितने करोगे? 4 पोल। 4 पोल करते ही आरपीएम सीधी 1500 आ गई। अब अगर आप इसमें 2000 आरपीएम लेना चाह रहे हो तो पोल परिवर्तन विधि से संभव नहीं है। इसलिए बोलते हैं कि इसमें केवल आपको 2 ही ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। और वाउंड रोटर मोटर का उद्देश्य क्या है? स्लिप-रिंग मोटर में रोटर को वाउंड क्यों करते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये होता है हाई स्टार्टिंग टॉर्क लेने के लिए। एक्चुअल में इंडक्शन मोटर का टॉर्क जो है वो रोटर रेजिस्टेंस के समानुपाती मानते हैं, लेकिन स्टार्टिंग के समय तो उच्च प्रतिरोध काम कर जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर रनिंग के समय उच्च प्रतिरोध होगा तो रोटर में कॉपर लॉस बहुत ज़्यादा होगा, तो वो कॉपर लॉस एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए स्टार्टिंग में टॉर्क हमने वैसे ले लिया, बाहरी रेजिस्टेंस जोड़ के, फिर रेजिस्टेंस हटा दिया तो रनिंग में टॉर्क वैसे फुल मिल गया। तो ये एक थोड़ा सा क्वेश्चन के लिए रहता है। 168 नंबर क्वेश्चन देखो, ठीक है, ऑटोमेटिक स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर है, उसमें टाइमर क्यों लगता है? इस टाइमर का ही तो वो फंक्शन है जो निर्धारित समय के बाद स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर देता है। 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड का जो भी समय रखा जाता है, सेटिंग टाइमर की होती है वो टाइमर ही ऑटोमेटिक उसको क्या करता है, स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करता है। इंसुलेशन प्रतिरोध नापने के लिए मेगर काम में आएगा। 169 क्वेश्चन है, इसके शायद आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान है। हाँ, 171 ये क्वेश्चन आ सकता है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। आपने, मुझे लगता है ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग करंट कितनी है? लगभग 5 से 6 गुना होती है। मोटर की जो फुल लोड करंट होती है, रेटेड करंट होती है, उसका 5 से 7 गुना तक, 5 से 6 गुना तक करंट देखने को आपको मिल सकता है। और उसके बाद में देखिए
गति नियंत्रण की विधि कौन सी है, शायद ही पूछा जाए, है ना। हाँ, ये देख लीजिए, एक 3 फेज मोटर में दो कौन से सर्किट जो है वो काम में लेते हैं, है ना। तो 3 फेज मोटर के साथ जो 2 सर्किट होते हैं उनको बोलते हैं पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट। पावर तो वो होता है जिनमें से आर वाई बी तीनों फेज मोटर को जाते हैं, और कंट्रोल सर्किट वो होता है जिसमें कॉइल को सप्लाई मिलती है, ओवरलोड आती है, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट आता है, स्टार्ट पुश बटन, स्टॉप पुश बटन, जो आपने इंचिंग जॉगिंग सर्किट में देखा ही था। तो 2 होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में देखिए, मुझे लगता है क्वेश्चन जो आ सकता है इसमें कौन सा है। अब वाइंडिंग शुरू हो गई, तो वाइंडिंग में से तो क्वेश्चन आएगा, पूरे चांस है, संभावना तो पूरी है, ये आ सकता है। देखो 180 नंबर क्वेश्चन है ना, 36 स्लॉट, 36 कॉइल और प्रति फेज प्रति पोल कॉइल की गणना करनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है टोटल कॉइल बटे फेज इंटू पोल, ठीक है। देखो टोटल कुंडलियाँ कितनी है, 36, 3 फेज मोटर है और 4 पोल है, 36 बटे 12 करोगे तो उत्तर कितना आएगा, 3। ये उत्तर कर देना, 3 कॉइल प्रति पोल प्रति फेज उत्तर आ सकता है। और इस रिवाइंडिंग प्रक्रिया का नाम क्या है जो आपको दिखाई गई है, ये हाथ से बांधी जाने वाली वाइंडिंग है भैया, हैंड वाइंडिंग या मैनुअल वाइंडिंग बोलते हैं इसको। एक एक करके टर्न आपको डालना पड़ेगा, यहाँ से तार खींचती जाएगी, आप अंदर तार जो है वो टर्न घुमा रहे होते हैं खुद, ठीक है। हाँ, 182 नंबर क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ये आ सकता है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए कौन सा स्टार्टर काम में लेंगे, तो केवल एकमात्र स्टार्टर है इसके लिए, और वो है रोटर रियोस्टेट स्टार्टर, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए कौन सा है क्वेश्चन, स्किप करेंगे बीच बीच में दोस्तों, सारे क्वेश्चन तो देखो नहीं आते हैं, आपको भी पता है, और जनरली मैं वही बता रहा हूँ जो पिछली बार पेपरों में रिपीट हुए थे और मुझे लगता है कि आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। हाँ, और वैसे इस वाइंडिंग डायग्राम का ध्यान रखना, स्केन वाइंडिंग है, और इस रोटरी स्विच का ध्यान रखना, कॉइन स्लॉट बोलते हैं इसको, ठीक है। हाँ, एक ये क्वेश्चन आया भाई 193, पिछली बार एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा था कि 3 फेज मोटर में उस वाइंडिंग का नाम क्या है यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम हो। देखो वाइंडिंग में पिच के आधार पर 3 तरह की वाइंडिंग होती है, मैं आपको तीनों ही बता दूं। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर बता दूं, डी है, शॉर्ट पिच वाइंडिंग या शॉर्ट कोट वाइंडिंग। उसके बाद में होती है फुल पिच, इसमें होती है पोल पिच और वाइंडिंग पिच बराबर हो तब। लॉन्ग पिच होती है कि पोल पिच से वाइंडिंग पिच ज़्यादा हो, ठीक है, तब अपन इसका यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में 194 भी आया हुआ है, 3 फेज कंसेंट्रिक वाइंडिंग का अवगुण क्या है, तो इसके लिए एक है स्टेप्ड फर्मर की हमें ज़रूरत पड़ती है, यानी पहले बाहर हमें इसके लिए एक फॉर्मा सेट करना पड़ता है और फिर हमें बाहर कॉइल तैयार करके अंदर कॉइल उसको डालना होता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दोस्तों जो मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा देर तक क्वेश्चन रिपीट करवाने की ज़रूरत है क्या, जो नहीं है वो ही करवाने चाहिए। 205 नंबर क्वेश्चन देखो, थर्मल ओवरलोड रिले इंडक्शन मोटर की रक्षा किस दोष में करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। देखो इसने थर्मल ओवरलोड जो है वो ओवर करंट के दौरान रक्षा करेगा भाई, हालांकि इन्हें थोड़ा कम लिखा है, पूरा लिखना चाहिए था, ओवरलोड करंट से प्रोटेक्शन देगा। जब धारा निर्धारित मान से अधिक जाए, लगातार जाए, धीरे धीरे चलती रहे, तब होता है, ठीक है ना। तो बस दोस्तों ये थे इंडक्शन मोटर के क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, अच्छा लगा तो कमेंट करके बताना कैसा लगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, एक टेलीग्राम ग्रुप पर, एक व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दो, और आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को।